Hello everyone, I'm Zubair Slim, your tutor for financial reporting. Guys, अभी हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डीब्रीफ दिस क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग जो कि हल्की सी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फॉर यू गाइस. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड देन फिर हम उसको देखते हैं कि फिर सॉल्व कैसे कर रहे हैं. So it is an autumn 2019 Sunday limited question from statement of cash flows and the method is direct method. हम लोग डायरेक्ट मेथड को फोकस कर रहे हैं एंड द लर्निंग पॉइंट्स वुड बी डेटर्स विद रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कहते हैं समटाइम्स. तो डेटर का अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है टू कैलकुलेट कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स. हमें पता है हमें डेटर का अकाउंट बनाना पड़ता है, बट द प्रॉब्लम इज कि डेटर के अकाउंट में अब एक रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस की लायबिलिटी भी आ गई है. सर देखें, मुझे कस्टमर से जो जो मिल रहा है मुझे वो रिक्वायर्ड है, तो वो चाहे वो एडवांस में मुझे पे कर दे. ऑल्दो मेरी अकाउंटिंग कहती है कि दिस इज नॉट रेवेन्यू, दिस इज रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी है मेरी. बट द पॉइंट इज कि कैश तो रिसीव हुआ है, और अगर कैश रिसीव हुआ है तो ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स में आना चाहिए. सर अब आप सोच रहे होंगे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स में क्या करने आएगा. सर हमें पता है कि डायरेक्ट मेथड में हमें तीन कैश फ्लोज रिक्वायर्ड होते हैं. पहला, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, तो सर ये भी तो कस्टमर से आया. तो जो भी कस्टमर से रिसीव हो, एडवांस में हो या एरियर्स में हो, बाद में हो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर हमेशा आपने कैलकुलेट करना है और लिखना है. अब ऐसे में अगर उसने एडवांस में पे कर दिया हो तो हम इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, विच इज डेफर्ड इनकम, फ्यूचर की इनकम, और आजकल हम इसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हम इसे बोलते हैं, नया स्टैंडर्ड है हमारा एक आईएफआरएस 15. आईएफआरएस 15 में हम रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस को आजकल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बोल रहे हैं. अब पहले ये एफआर 1 का पार्ट हुआ करता था. आजकल ये आईएफआरएस जो 15 है, ये एफआर 1 में नहीं है, एफआर 2 में चला गया. सो ही कैन यूज अ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस. अब आप लोगों ने करना क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर डेटर अकाउंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स. तो फिर हमें करना ये पड़ेगा कि हमें डेटर्स अकाउंट में इनके बैलेंसेस भी लाने पड़ेंगे. इफ वी हैव कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का बैलेंस, तो हमें डेटर्स के अकाउंट में इनके बैलेंस भी लाने पड़ेंगे, ताकि हमें टोटल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आ जाए. इट्स जस्ट लाइक एक्सपेंसेस. देखें, एक्सपेंसेस में भी तो प्री पेमेंट के बैलेंसेस भी होते हैं, क्रूअल के भी होते हैं. इन द सेम वे डेटर के अकाउंट में भी ये दोनों चीजें आ गई हैं. तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, हमें पता है, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैरी डाउन इस साइड पे. सो दिस इज डेटर्स बैलेंस, दिस इज डेटर्स बैलेंस, और ये भी डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, कैरी डाउन बैलेंस है, ये हमें ऑलरेडी पता है. हम क्या करते हैं, जितनी भी सेल्स होती हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, जो भी सेल्स हैं, वो हम सारी की सारी इधर ले आएंगे. अब ये बात हमें ऑलरेडी पता है, ले जी, इनकम स्टेटमेंट से मिल जाती है हमें सेल्स. तो अब एक्स्ट्रा क्या है, व्हाट इज एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा है कि हमें यहाँ पे ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखना पड़ेगा. किसका ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखना पड़ेगा, यू आर राइट, हमें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का बैलेंस लिखना पड़ेगा. रेवेन्यू रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे आएगा, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इस साइड पे आएगा. तो सर ये भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आप, और फिर फाइनली यू विल गेट कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स. तो ये आपके पास आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, और ये डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फर्स्ट लाइन आइटम है आपका. फेयर इनफ. सो व्हाट इज नेक्स्ट, दिस इज कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर. ओके, सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है जी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आने के बाद अगला प्रॉब्लम होता है कि वी नीड टू कैलकुलेट कैश पेड टू सप्लायर्स. कैश पेड टू सप्लायर में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें पता है, मैं क्योंकि डीब्रीफ कर रहा हूं, हमें पता है कि हमें इसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है. तो मैं आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ क्रेडिटर्स अकाउंट फॉर यू गाइस, ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सकें. सो हाउ टू प्रिपेयर सप्लायर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट. तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट है.
ये क्रेडिटर्स सारे के सारे सप्लायर्स के साथ प्रिपेयर हो रहा है, सारे के सारे सप्लायर्स के साथ। फेयर इनफ। तो क्रेडिटर्स में आपके पास ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इस साइड पे सारी परचेजेस आ जाएंगी, परचेजेस आ जाएंगी, एंड यहाँ पे आपके पास कैश पेड आ जाएगा। सर आप बार बार क्यों रिवाइज कराते हैं, हर क्वेश्चन में क्यों रिवाइज करते हैं बच्चों? एज ए स्टूडेंट आपके एंड पे प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को चीजें याद नहीं रहती, तो मैं क्वेश्चन को शुरू कराने से पहले बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ करने के बाद आप लोगों के लिए ये चीजें बड़ी कॉमन हो जाए। सो दैट्स व्हाई मैं हर क्वेश्चन में पहले डीब्रीफ करता हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दीज आइटम्स। फेयर एनफ। अब मेरे भाइयों, ये परचेजेस आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये तो गिवन नहीं होती। सर हो सकती है गिवन हो, बिल्कुल हो सकती है सर, एग्जामिनर को आप रोक तो नहीं सकते कि आपको ना दे। सर अगर नहीं गिवन तो हमें क्या करनी पड़ती है ये परचेजेस? हमें कॉस्ट ऑफ सेल से निकालनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ये दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री, प्लस क्या करना है हमने? परचेजेस, प्लस प्लस प्लस, बताए ना, बताए। यस यू आर राइट, डेप्रीसिएशन, अगर कॉस्ट ऑफ सेल में कोई डेप्रीसिएशन हो तो, और लेस करते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये लें सर, यहां से आप परचेजेस फाइंड करेंगे और अल्टीमेटली परचेजेस उधर जाएंगे और क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा। So that this is interesting. Now, guys, the third thing, कैश पेड टू सप्लायर निकालने के बाद, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स निकालने के बाद हमें चाहिए होते हैं एक्सपेंसेस पेड। अब मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सपेंसेस पेड निकालता हूं, एंड द एक्सपेंसेस पेड आर, मैं क्या करता हूं, मैं जितने एक्सपेंसेस होते हैं एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो उठाता हूं। मैं कॉस्ट ऑफ सेल नहीं उठाऊंगा, मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं उठाऊंगा, मैं टैक्स एक्सपेंस नहीं उठाऊंगा। आई एम गोइंग टू पिक ओनली एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ओके, हाँ सर हमें पता है, बिल्कुल पता होना भी चाहिए आप लोगों को। तो हमें क्या करना होता है? एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नाउ कि एक्सपेंस के अकाउंट में आप क्या करते हैं। नाउ एक्सपेंस के अकाउंट की एक्सप्लेनेशन है। सर हम एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं बट आई नीड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में से मैं सारे नॉन कैश आइटम्स निकाल दूंगा। अगर कोई ऐसा एक कैश आइटम है जैसे पेनल्टी है आपकी लोन से रिलेटेड, तो वो भी निकाल, और जो बाकी बचेंगे उनको मैं टी अकाउंट में लाऊंगा। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेप्रीसिएशन भी शामिल है एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपने माइनस कर देनी है ताकि कैश के एक्सपेंसेस आ सकें। इम्पेयरमेंट लॉस भी शामिल है। अब इम्पेयरमेंट लॉस कैश आइटम है या नॉन कैश आइटम है? तो आंसर है इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट, डबल एंट्री है। इस डबल एंट्री में कहीं पे भी कैश नहीं है, तो जिस एंट्री में कैश नहीं होता वो नॉन कैश आइटम्स होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि इम्पेयरमेंट लॉस भी लेस हुआ हुआ है, यू हैव टू ऐड बैक। और इस क्वेश्चन में लॉस ऑन डिस्पोजल भी है, तो वो एक्सपेंस बन के ऐड हुआ होगा, सो आई नीड टू डिडक्ट दिस। तो इन दो कैटेगरीज में या तीन में, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में, अगर कोई नॉन कैश आइटम्स शामिल है वो आपने एलिमिनेट करने हैं, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर एक्सपेंस। तो यहाँ पे एलिमिनेट करने के बाद आप लोगों ने एक एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करना है। ये एक्सपेंस का अकाउंट है। अब आपने क्या करना है? आपने ब्रॉट डाउन बैलेंस लेने हैं, आपने कैरी डाउन बैलेंस लेने हैं। यहाँ पे प्री पेमेंट्स के सर, प्री पेमेंट्स के साइड पे क्यों आते हैं? एसेट्स हैं, एसेट्स हैं, एसेट्स के बैलेंसेस हैं इफ देयर आर सर्टेन प्री पेमेंट्स। ओके सर, देन अगर एक्रूवल्स हैं सर, तो एक्रूवल्स इधर आ जाएंगे यार, ये लें, एक्रूवल्स इधर आ जाएंगे। सर अच्छा, अगर क्लोजिंग बैलेंस एक्रूवल का गिवन हो, सर इधर आ जाएगा। एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होता है, तो सर इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंसेस चार्ज्ड है, इनकम स्टेटमेंट चार्ज, वो एक्सपेंस जो ऑलरेडी बुक्ड है वो इधर आ जाएगा। सर ये कैसे आएगा? सर ये अभी तो समझाया है। एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उठाएं, अगर उसमें डेप्रिसिएशन है तो माइनस कर दें, इम्पेयरमेंट है तो खत्म कर दो, लॉस है तो खत्म करो, और जो बचता है वो लेके आओ, और फिर फाइनली यू विल गेट एक्सपेंसेस पेड। यहाँ पे कैश आ जाएगा। तो ये एक्सपेंसेस पेड है बच्चों। अब अगर एक्सपेंसेस पेड इतने ही आ रहे हैं तो अब करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है? बोल नहीं रहे तुम लोग। सर आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। सो लेट्स अप्लाई दिस नॉलेज। सिर्फ पहले तीन लर्निंग पॉइंट्स कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कैसे आएगा, कैश पेड टू सप्लायर कैसे आएगा, एक्सपेंसेस पेड कैसे आएंगी, इसको अप्लाई करते हैं
हमारे पास पेपर के एग्जाम में विच इज संडे लिमिटेड फ्रॉम ऑटम 2019 एंड द मेथड इज डायरेक्ट मेथड, तो ये तीन हमें डायरेक्ट मेथड में ही अकाउंट चाहिए होते हैं। ओके, अब मेरे भाइयों जरा वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और इन तीनों चीजों को अप्लाई करके तसल्ली से जरा सॉल्व करके वापस आते हैं। ओके सर, आंसर वुड बी थोड़ा सा डिफरेंट। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सप्लायर और एक्सपेंसेस इकट्ठे बना लेते हैं, वो जान छुड़वाते हैं। भाई हमें पता है जब डिफरेंट लाइंस हैं तो हम डिफरेंट लाइंस को यूज करेंगे। और लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं सर डेटर्स का अकाउंट बनाने लगा हूं। सबसे पहले जो मैं अकाउंट बनाऊंगा वो डेटर्स अकाउंट है, तो मैंने क्या किया, मैंने डेटर्स अकाउंट बना लिया। तो दिस इज डेटर्स अकाउंट, ये आपका डेटर्स अकाउंट आ गया। ये ले, डेटर अकाउंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम्स खत्म हो। सर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस देखते हैं। सर अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो यू विल गेट ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के ये बैलेंसेस हैं ओपनिंग क्लोजिंग। सर इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस है, अब ये भी कस्टमर से रिलेटेड है इसलिए ये भी इधर ही आ जाएगा। ओके सर, लिख के दिखाएं जरा प्लीज। डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ब्रॉड डाउन बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस? सर ये बहुत केयरफुली लिखना है, 2018 इज ओपनिंग, तो 3600 का ओपनिंग बैलेंस है बच्चों। ओके, क्लोजिंग इज 3800, ये लें सर, क्लोजिंग 3800 आ गया। सर एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का अगर बैलेंस आपको यहाँ पे लाना भी पड़ता है तो यू विल राइट 40 हियर एंड यू आर गोइंग टू राइट 250 हियर। ये ले सर 250 हियर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट। ओके सर, अब क्या करें सर, सिर्फ सेल्स उठाएं। ये लें सर, ये सेल्स हैं आपकी 29,700, तो डेबिट क्रेडिट हुई हुई है ना सेल्स इनकम स्टेटमेंट में, तो वैसे भी डेटर टू सेल्स एंट्री होती है, तो ये डेबिट साइड पे लिख लेंगे आप। लें जी, डेटर टू सेल्स। सर कितनी अमाउंट है, 29,700, दैट्स इट। जी बिल्कुल जी, दैट्स इट। डेटर का अकाउंट तो बहुत ही सिंपल अकाउंट है जो कि बहुत इजीली बन जाता है। सर व्हाट इज बैलेंसिंग अमाउंट? सर तो बैलेंसिंग अमाउंट बताएं ना आप जरा। सर कैश रिसीव्ड इस साइड पे आ जाएगा। कितना कैश रिसीव्ड आ रहा है मेरे बच्चों? यू आर राइट, कैश रिसीव्ड इज बैलेंसिंग अमाउंट। और ये जो कैश रिसीव्ड बैलेंसिंग अमाउंट है, ये अमाउंट आ रही है जी 29,710। सो दिस इज बैलेंसिंग अमाउंट, और ये जाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स के नाम से। फेयर इनफ, बिल्कुल जी। सर आगे सर, सर जरा क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएं। सर आसान तरीन अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट आपको चाहिए, क्रेडिटर्स अकाउंट बना देते हैं सर, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये लें सर, ये मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन किया टू कैलकुलेट पेमेंट टू सप्लायर्स। सर जरा प्लीज बनाएं बनाएं। क्रेडिटर्स अकाउंट में आई नीड ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे, आई नीड क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे। ओपनिंग बैलेंस सर, क्लोजिंग बैलेंस देखे ना जरा, किधर है किधर है? तो सर मैंने देखा, तो एक्रूड लायबिलिटीज इज एक्रूअल्स, इंटरेस्ट पेबल इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा, करंट मेच्योरिटी लॉन्ग टर्म लोन है, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन टैक्स का अकाउंट है। वेयर इज ट्रेड पेबल्स? हेयर इज ट्रेड पेबल्स, हेयर इज ट्रेड पेबल। ये ट्रेड पेबल्स आ गए। सो सर राइट द बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस इज 5390, तो मैं इस साइड पे लिखूंगा 5390। ओके, क्लोजिंग बैलेंस इज 3422, ये लें सर 3422, ये क्लोजिंग बैलेंसेस आ गया। नाउ आपको पता है मुझे यहाँ पे परचेजेस चाहिए, परचेजेस टू पेएबल, इसलिए परचेजेस टू पेएबल, पेएबल क्रेडिट होना है, और परचेजेस आपको यहाँ पे चाहिए सारी परचेजेस, ताकि टोटल कैश पेड टू सप्लायर्स आ जाए। सर परचेजेस तो नहीं निकल सकते सर, सर कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है सर, वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल, वी हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल भी है और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है। तो सर मुझे क्या करना चाहिए सर? सर बताएं ना सर। सर स्टॉक इन ट्रेड को यूटिलाइज करके आपको परचेजेस निकाल लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, ऐसा ही करना चाहिए। सर तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या आएगी सर? कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर कोई है तो यस वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री, प्लस परचेजेस, यस वी हैव परचेजेस, बिल्कुल जी परचेजेस है हमारे पास। माइनस क्या करना होता है हम लोगों ने, प्लीज बताएं जरा। यस यू आर राइट, प्लस डेप्रीसिएशन, अगर डेप्रीसिएशन आए तो सर जरूरी नहीं होती, डेप्रीसिएशन किसी भी हेड में चार्ज हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इफ देयर इज एनी डेप्रीसिएशन तो कॉस्ट ऑफ सेल में, अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है फिर भी कॉस्ट ऑफ सेल में, फिर यू एज्यूम के डेप्रीसिएशन इधर है। ओके सर, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री सर। अब मेरे भाइयों क्लोजिंग इन्वेंट्री का करना क्या है सर?
ये लें सर क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब सर ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, लिख लें सर। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 4500। तो सर 4500 की ये आ गई, ये लें सर। परचेजेस एक्स्ट्रा लेते हैं, ये हमें वो चीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड है। डेप्रिसिएशन मुझे अभी पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है विच इज 4800, ये लें सर। सर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है? 15,750, ये लें सर, ये कॉस्ट ऑफ सेल है सर। सर ये क्या आ गई है जी? कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये 750, ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। क्या हम यहाँ तक साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं सर। सर जरा डेप्रिसिएशन के बारे में नोट पढ़ें सर, मजे की बात है डेप्रिसिएशन के बारे में। देयर इज अ नोट। पहली बात कर रहा है 70% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। सर जरूरत ही नहीं है क्रेडिट पे सेल्स हो, कैश पे हो। आई नीड टोटल सेल्स, तो मैंने टोटल सेल्स लिख ली थी। ये बात एम ही खाम खा कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, एम ही खाम खा, फजूल में, जरूरत ही नहीं थी। ओके सर, जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी सर? क्योंकि आप टोटल सेल्स डेटर के अकाउंट में ले जाते हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है? दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। वो कह रहा है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड 750 मिलियन है। पर खुद बता रहा है ना डेप्रीसिएशन, तो कैलकुलेट नहीं करनी। हालांकि पिछला क्वेश्चन जो कैश फ्लोज का आपने सिंध रोबोटिक्स के नाम से देखा था, वहां पे डेप्रीसिएशन गिवन नहीं थी। सो मुझे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ी थी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट से। तो ये इस तरह लिंक करके पढ़ना है कि कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है, गिवन भी हो सकती है। यहाँ पे गिवन है which was charged to, which was charged to, which was charged to distribution and admin expense। ओ भाई, डिस्ट्रीब्यूशन को चार्ज हुई, एडमिन को चार्ज हुई, एक रेशो में 3:1। इसका मतलब है 3 आउट ऑफ 4, यानी थर्ड 3 पोर्शंस इसके चार्ज हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, और 1 पोर्शन एडमिन को। वो सर कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं ना आई। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल में जो डेप्रिसिएशन है वो निल है। इसका मतलब है इसका कोई मसला नहीं है। सर ये तो कमाल हो गया सर, बिल्कुल कमाल हो गया सर। कॉस्ट ऑफ सेल सप्लायर्स निकाल लेते हैं सर। अब मुझे बताएं क्या करना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू, यानी परचेजेस आ जाएंगी आपकी, कितनी परचेजेस आ जाएंगी सर? बहुत इजी है। 15,750 इज द कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग इन्वेंट्री साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएं 4500 नेगेटिव कर दें। मैंने भी कर दिया, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मैं, ये देखें। ओके, 4500 नेगेटिव कर दिया। ये जो 4800 नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 4800 पॉजिटिव होगी। जी सर 300 ऐड करना था, सही कह रहे हैं आप, मुझे भी पता है। बाकी आप शहजादे हैं। 16,050, ये लें सर, ये आ गया आपकी परचेजेस। सर क्या करना चाहिए परचेजेस का? पेबल के अकाउंट में लेके जाके बैलेंस कर लो, पेमेंट टू सप्लायर्स मिल जाएगी। सर करें करें सर, करें जरा। ओ सर आप फिर अब ऐसे करेंगे मेरे साथ। 16050 लें सर, ये परचेजेस। अब सर पेमेंट निकाल लें सर, दिस इज पेमेंट टू सप्लायर्स। तो ये मैं अभी बना के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो पेमेंट टू सप्लायर्स आ गई। सर पेमेंट टू सप्लायर्स कितनी है, कितनी है प्लीज बताएं सर। सर अकाउंट बैलेंस करना पड़ेगा सर। 16050 प्लस 5390, क्रेडिट साइड टोटल होगी -3422। तो सर ये बैलेंस आ गया सर। सो पेमेंट टू सप्लायर इज 18,010, ये पेमेंट टू सप्लायर्स। सर किधर जानी है सर? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जानी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए मुझे पेमेंट टू सप्लायर्स भी पता चल गई, और मुझे क्या पता चल रहा है प्लीज देखें जरा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स भी पता चल गए। तो ये दो मेथड मेरे पास आ गई हैं। अब रह गए एक्सपेंसेस पेड। सर एक्सपेंसेस पेड देख लेते हैं सर। सर एक्सपेंसेस पेड के लिए एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाना पड़ता है, बिल्कुल अकाउंट बनाना पड़ता है। यू गाइस आर राइट। तो बनाए अकाउंट सर, बना लेते हैं। लेकिन सर अक्रूवल भी हो सकते हैं, प्री पेमेंट्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे सर। सर देखते हैं जरा इसमें क्या कहानी है सर। सर ये लें सर, सर ये एक्सपेंस का अकाउंट बना लिया हम लोगों ने। एक्रूवल प्री पेमेंट्स देखें सर। सर एक्रूवल्स देखें, ये देखें एक्रूड लायबिलिटीज गिवन है, ये देखें एक्रूड लायबिलिटीज गिवन है। ये है एक्रूड लायबिलिटीज, ये वाले बैलेंसेस 310 एंड 180। ओके 180 इज ओपनिंग, देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। यस क्लोजिंग इज 310। तो एक्रूवल्स का ओपनिंग किधर आएगा? एक्रूवल्स का ओपनिंग किधर आएगा सर? इंटरेस्ट पेबल क्यों नहीं लिख रहे सर? इंटरेस्ट पेबल इंटरेस्ट के अकाउंट में जाएगा सर, वहां से इंटरेस्ट पेड निकालेंगे सर। सर आगे उसके लोन है, तो लोन सर लोन के अकाउंट में जाएगा। हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट, ऑपरेशनल बस। ओके जी। अच्छा टैक्स सर, टैक्स के अकाउंट में जाएगा सर। ओके सर, फिर लिखें एक्रूवल्स अगर आप यही कह रहे हैं। तो ब्रॉड डाउन बैलेंसेस 180, 180 इधर आ गया।
एक्रूवल है ना, इसलिए क्रेडिट साइड पे है। क्लोजिंग बैलेंसेस अपोजिट साइड पे आते हैं। वो सर कितने हैं सर? सर ये हैं 310, तो ये 310 आ गए सर। सो 180, 310। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। हाँ, ओके। सर प्री पेमेंट चेक कर ले, प्री पेमेंट, और प्री पेमेंट भी गिवन है, ये देखे ना जरा, 268 और 184। 268 का ओपनिंग है, ये तसल्ली से देखना होता है ओपनिंग ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अक्सर लोग तो यहीं पे गलती कर लेते हैं। ओके, ब्रॉट ऑन, मैंने दोबारा चेक किया था, 2018 का ही है 268। क्लोजिंग 184 है, तो ये मेरे बच्चों क्लोजिंग 184 आ गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं होती सर, ये तो बहुत इजी बात होती है, ये तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 184। सर हमें मसला आ रहा है एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने आने हैं। सर क्वेश्चन में से समझते हैं। सर क्वेश्चन पे आगे हमने देखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उठाना है, सिर्फ ऑपरेशनल उठाना है। कॉस्ट ऑफ सेल, नो 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 नो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यस 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 यस। एडमिन, यस 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 यस। अदर इनकम, नो 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 नो। इंटरेस्ट टैक्स, वो अपने अपने अकाउंट्स में जाएंगी। तो आई नीड जस्ट दीज टू एक्सपेंसेस। ये बड़े मोहब्बत से, प्यार से मैंने सजा के लाने लगा हूं। ये बात क्लियर है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डोली सजाई जाती है पुराने जमानों में, आजकल गाड़ियां। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन, ये दोनों के दोनों एक्सपेंसेस हैं। आपने सिर्फ ये उठाने हैं, और इसमें से अगर कोई नॉन कैश है निकाल दो। अगर कोई कैश आइटम है अदर एक्टिविटी का, पेनल्टी शेनल्टी लोन की, वो भी निकाल दो। तो यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं सर। तो मैं सर इन दो एक्सपेंसेस को इकट्ठा करने लगा हूँ। मैं वर्किंग यहीं पे बनाऊंगा ताकि कोई टेंशन ना हो। सर टोटल एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6185 प्लस 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 2302। तो ये मेरे भाइयों 2302 और 6185 बिल्कुल ठीक है सर। सर मेरे जो एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 8487। ये ले सर, ये कहानी है सर। यार समझ आ रही है, इसका मतलब है तुम लोग ओके। सर एक्सपेंसेस सारे उठा लिए, क्या करना है? नॉन कैश आइटम निकाल दो। सर वो भाई आपको कह रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 750 चार्ज हुए हैं, 3 पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन में और 1 पोर्शन एडमिन में। सर फर्क ही नहीं पड़ता, आपने तो दोनों इकट्ठे कर लिए हैं। इसका मतलब है ये सारी डेप्रिसिएशन इधर है, तो जो इधर है वही इधर से लेस करानी है। जो अगर कॉस्ट ऑफ सेल वाली भी होती तो वो उधर जाती, यानी वो इधर आती। जी सर, ये तो समझ आ रही है हमें। ओ गुड। तो इसका मतलब है डेप्रीसिएशन इधर से क्या करा दें? माइनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन, खुद ही बताइए उसने, हम तो कुछ नहीं कर रहे। 750 है। ओके सर, ओके। आगे सर, सर आगे भी देख लेते हैं सर। आगे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स, खुद कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स 40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। तो सर लॉस क्या कर रहा है इधर? निकाल दो। लॉस ऑन डिस्पोजल है ही नहीं कैश आइटम। तो ये सर लॉस ऑन डिस्पोजल कितना था? 40, ये भी निकाल देंगे। ओके सर। आगे क्या कह रहा है? द रिटर्न ऑन वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 152। ये क्यों कह रहा है? सर वो कह रहा है डिस्पोजल की एंट्री बना लें, जो डिस्पोजल की एंट्री से कैश निकलेगा वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। सर बना लें सर, इसके साथ ही बना लें, ताकि दोबारा टेंशन ना हो। सर डबल एंट्री होती है, डेबिट कैश। सर डिस्पोजल अकाउंट भी बना सकते हैं, बनाएं सर आप डिस्पोजल अकाउंट, कोई मसला नहीं है। हम तो एक डबल एंट्री के थ्रू ही कर लेते हैं सारा कुछ। सर क्रेडिट क्या करना चाहिए? एसेट की कैरिंग वैल्यू सर, ये लें सर। एसेट की बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू सर। सर बैलेंसिंग अमाउंट सर, बैलेंसिंग अमाउंट लॉस या प्रॉफिट होता है, यहाँ पे खुद ही कह रहा है लॉस है, तो कहानी खत्म। यहाँ पे बैलेंसिंग कुछ और आना है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन एंट्री से बैलेंसिंग वो क्या निकलवाता है? कैश। टी काउंट से क्या बैलेंसिंग निकलवाता है? कैश। टी काउंट्स वही है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट कैश फ्लो में वो कहता है सिर्फ मुझे कैश निकाल के दो। ठीक है सर। ओके सर। आगे क्या करें सर? सर अब देख लेते हैं सर। सर मुझे पता है लॉस था 40 का, तो ये 40 का लॉस मैंने इधर लिख दिया, ये लें। 40 का लॉस, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सर, ये लें। ओके सर। आगे क्या है सर? 40 के लॉस के बाद बच्चों, आगे क्या था? डिस्पोजल के टाइम पे रिटर्न ऑन वैल्यू, कैरिंग वैल्यू 152 थी, ये ले। सर बैलेंसिंग अमाउंट कैश है। एसेट को बेचा कितने में? तो सर बैलेंसिंग अमाउंट 40 और 152 का फर्क, 152 माइनस माइनस 40। तो सर ये 1112 के लिए ये बैलेंसिंग अमाउंट आया। सर ये किधर चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लेकिन मेरा मसला भी ये नहीं है, मेरा मसला ये है कि लॉस इस एक्सपेंस में शामिल है, निकालो निकालो। निकाल दिया। ओके सर फाइन। आगे सर, आगे इंपेयरमेंट लॉस ऑन व्हीकल्स अमाउंटेड 24 मिलियन, इसकी डबल एंट्री थी इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट। तो जब आप एसेट का अकाउंट बनाएंगे तो याद रखना क्रेडिट साइड पे लेके जाना है। तो इसकी मैं एंट्री इधर बना देता हूँ, ताकि जब एसेट का अकाउंट बनवाऊं मैं, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन ना हो। तो इंपेयरमेंट लॉस टू
एसेट, एसेट का नाम क्या है? प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो इक्विपमेंट पे ही आया, व्हीकल्स पे आया। तो व्हीकल्स, लेकिन हम तो इकट्ठा अकाउंट बना लेते होते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होगी, बस उधर ही जाना है। इम्पेयरमेंट लॉसेस 24 एंड 24, ये इम्पेयरमेंट लॉस भी इधर शामिल है बच्चों। तो मुझे इम्पेयरमेंट लॉस इधर से लेस कराना पड़ेगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना है जी? 24 इधर आ जाएगा। लॉस ऑन डिस्पोजल लेस कराया, डेप्रिसिएशन लेस कराया। सर आगे देखें, लोन इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, अदर इनकम्स की बात कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर राइट इशू हुआ है, इसका मतलब एक्सपेंसेस हुआ है, डन विद एक्सपेंसेस। तो मुझे ये एक्सपेंसेस मिल गए। ये एक्सपेंसेस मैंने इधर लाने हैं, जो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हुए हुए हैं, ये लाने होते हैं आपने टू इन इनडायरेक्ट, सॉरी, इन इनडायरेक्ट मेथड। सर लाएं सर, सर प्लीज बताएं सर, कितना आ रहा है सर? सर अभी बता देते हैं, आप इतने उतावले हुए हुए हैं। तो 8487 माइनस करें 750, कर लिया 750 माइनस कर लिया ना। 40 भी माइनस कर दो, लॉस ऑन डिस्पोजल भी माइनस, डेप्रिसिएशन भी माइनस, सारे नॉन कैश माइनस करके कैश वाला लाओ उधर, ताकि कैश ही निकले। ओके सर, 40 माइनस और 24 भी माइनस। सर इम्पेयरमेंट लॉस भी माइनस करें सर, कर दिया सर। सर ये आया 767673, क्या आया? 7673। तो बच्चों क्या करें, लिख दें इधर 7673, ये लें सर। मुझे बताएं क्या बैलेंसिंग अमाउंट है? सर ये आ गए एक्सपेंसेस पे, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस आ गई सर, ये लें सर। और ये तीन चीजें चाहिए होती हैं आपको, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट एंड दैट्स इट। ओके सर, अकाउंट बैलेंस करते हैं। 7673 प्लस 184 प्लस 180, ये लें। क्रेडिट साइड सारी टोटल होगी, ये मेरे पास आंसर आ गया 8035। अब डेबिट साइड इसमें से माइनस कर दें, 268 माइनस करें और 310 माइनस करें। सर आपको मिलेगा 7459। सर ये बैलेंसिंग अमाउंट है, और यही तो चाहिए थी। अब मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बना के दिखाता हूँ। फिर इंटरेस्ट टैक्स तो इंतहाई आसान अकाउंट्स हैं, वो तो बच्चों वाले अकाउंट्स हैं, वो भी बना के देख लेंगे। लेकिन सो लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। अब एक्सपेंसेस पेड आ गए, अब मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको दिखाना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर डायरेक्ट मेथड्स आप कैसे बनाते हैं। ओके, बिल्कुल ओके जी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की आप बड़े प्यार से हेडिंग देंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये वाली हेडिंग आप देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे आप, तो ये आप लोगों को पता है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। थोड़ा सा इसको थोड़ा बेहतर करते हैं, ये ले सर। ओके सर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। तो सर ये लें सर, कैश रिसीव हो गया फ्रॉम कस्टमर्स। सर कितना कैश रिसीव हुआ है? 29710 ये लें सर, ये आ गया सर। मिलियंस में बात हो रही है सर, मिलियंस में। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सर ये वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे सर। अच्छा, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स कितना आया सर? सर अभी तो कैलकुलेट किया था सर, सर अभी तो कैलकुलेट किया था। तो सर कैश पेड टू सप्लायर्स आ गया है, ये 18010, ये लें सर, ये कैश पेड टू सप्लायर्स आ गया। सर एक्सपेंसेस पेड सर, सर ये लें, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस भी आ गया सर। ये लें सर, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, ये भी आ गया। कितना आ रहा है जी पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस? सर ये पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस 7459 आ रहा है सर, 7459। ये लें सर, ये आ गया कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यस यू आर राइट, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इतना आ गया। उन लोगों ने क्या किया हुआ है, उन लोगों ने इन दोनों को इकट्ठा कैलकुलेट किया हुआ है। यानी अगर आप आंसर देखेंगे, तो उन्होंने इन दोनों को इकट्ठा किया, कैलकुलेट किया हुआ है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरूरत ही नहीं है जी, भी पता नहीं क्या लगे रहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली लॉजिक है, ऑब्वियसली पता है हमें, लेकिन ये इजी काम है, ये करें आप। ले सर, ये मेरे भाइयों, ये आपका टोटल वैल्यूज आ रही हैं। अब ये उन लोगों ने लिखा 24,477। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यही अमाउंट आ जाएगी आप लोगों की। जरा देख लेता हूं, मैं कंफर्म कर लेता हूं क्या ये वाकई आ रही है। देख लेते हैं सर। तो सर ये अमाउंट आ रही है 18010, और इसमें प्लस करेंगे 7459, तो सर ये अमाउंट आ रही है 25469। तो ये जी अमाउंट आ रही है। 10 रुपए का कोई फर्क आ रहा है, प्लीज ये कैलकुलेशंस में खुद ही से देख लीजिएगा। मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ था, ये देखें सर, ये यहाँ पे
अमाउंट आ रही है जी एक्सपेंसेस पेड की, तो ये ठीक आ रही है। सप्लायर्स की अमाउंट जो है वो, ये मैंने सप्लायर की जो कैलकुलेट करके देखी थी, पहले कैलकुलेशन तसल्ली से की थी, वो 18018 थी। तो मैंने सप्लायर की यहाँ पे जो लिख दी थी, वो लिख दी थी 10। तो ये देखेंगे इस तरह की छोटी सी गलती हो जाती होती है। तो ये 8 आ रहा है सर, ये 8 है। अब जब आप यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो ये वही अमाउंट आएगी, उन्होंने दोनों दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है, मैं अलग-अलग लिखता हूँ, लेकिन ये ज़रा ईज़ी गेम है, इसमें समझ आती है कि हर क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा। सो दिस इज़ कैश फ्लोज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कितने आ रहे हैं जी? कैश फ्लोज़ फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहे हैं भाइयों 4233, ये आ रहे हैं। अब आपको पता है इसमें से इंटरेस्ट पेड लेस कराना है और इसमें से टैक्स पेड माइनस कराना है। तो ये अकाउंट क्योंकि बहुत ईज़ी होते हैं, तो इससे पहले कि मैं आपको फर्दर प्रॉब्लम्स पे लेके जाऊं, फर्दर इश्यूज को क्या थे, फर्दर लर्निंग क्या थी, तो हम इंटरेस्ट और टैक्स पेड का जल्दी से अकाउंट बना लेते हैं। ओके, तो मैं अकाउंट बनाने लगा हूं जी, इंटरेस्ट का और टैक्स का, ताकि ज़रा ये दो चीज़ों से भी जान छूट जाए। तो सर यहाँ पे कहीं पे बना लेते हैं हम लोग अकाउंट। सर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस ये देखें सर, टैक्स का ओपनिंग 230 है, क्लोजिंग 440 है। तो अगर मैं एक छोटा सा अकाउंट बना लूं यहाँ पे ऐसे, तो टैक्स का अकाउंट ये लें सर, ओपनिंग बैलेंस इज 230, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया 230। बीडी भी लिख सकते हैं, ओबी भी लिख सकते हैं, लेकिन बीडी लिखा करें आप 230। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी? कैरिड ऑन इज 440। ये टैक्स एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जो चार्ज हुआ हुआ है वो है 1150। तो 1150 इधर आ गया यार एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट से, यहां से आ जाएगा टैक्स पेड। तो ये आ गया जी टैक्स पेड। तो सर ये टैक्स पेड देख लें कितना आ रहा है सर, पेड, टैक्स पेड कैलकुलेट कर ले सर। बिल्कुल ठीक सर, ये 940 आ रहा है, शाबाश। 940 टैक्स पेड है, ले सर ये टैक्स पेड आ गया। इसी तरह का अकाउंट इंटरेस्ट का अकाउंट होता है सर, वो भी बना लेते हैं। बना लें, बनाए सर। इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? वेयर इज एक्रूड इंटरेस्ट पेबल, ये यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस सर इंटरेस्ट का ये आ रहा है, कितना है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस का ओपनिंग? ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 110, ये 110 आ गया। What is closing balance guys? Closing is 135, closing is 135, closing 135 आ गया। ओके सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पीएनएल में चार्ज हुआ है वो कितना है? सर वो है 1210। तो ये इनकम स्टेटमेंट में 1210 आ गया। तो सर अब मुझे बताएं कितना पेड है, बता दें पेड कितना है। सो 1210 लिख दिया आप लोगों ने, 110 लिख लिया, 135 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1185। लें सर, ये था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, इतनी सी स्टोरी थी सर। सर कितना इजी है, इतना इजी भी हो सकता है। जी सर इतना इजी है सर, टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड उठाएं और इनको लिखें। लिख देते हैं सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, यस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिख देते हैं। मैंने लिखना चाहा यहाँ पे, तो मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे। ओके सर, कितना इंटरेस्ट पेड था? 1185, 1185, ये लें सर, ये इंटरेस्ट पेड था, इंटरेस्ट इतना पे हुआ है। ओके सर, आगे टैक्स कितना पे हुआ है? 940 सर, ये लें सर 940। साथ में वर्किंग के रेफरेंस दे दें कि वर्किंग नंबर्स क्या आपके। सो दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन संडे ट्रेडर्स लिमिटेड फ्रॉम ऑटम 2019 अंडर ट्रैक मेथड। ओके, ओके सर। सर और कुछ बताएं, और कुछ बताते हैं सर। अब जरा लेके जाते हैं आपको लर्निंग पॉइंट्स के ऊपर। सर अभी तक मैंने, अगर आप और करो तो मैंने कहा कि इसमें से आपने क्या उठाना है इस क्वेश्चन में से। सर डेटर्स को पैसे कस्टमर से कितने आए वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, कैश पे टू सप्लायर, एक्सपेंसेस पेड कैसे निकालने हैं, उसमें वो दो तीन चीजें थी, वो कैसे एडजस्ट करनी है, हम ये सीख चुके हैं। नाउ वी नीड टू लर्न इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर एसेट, हमने आईएस 40 पढ़ा हुआ है इस पे। उसमें कि एक रेंटल इनकम की एक जर्नल एंट्री भी चाहिए मुझे। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों के एंड पे, तो मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। बाकी अकाउंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट वाला ये अकाउंट है। सर क्या नॉन करेंट एसेट वाला अकाउंट है? सर बनवाएं सर, ऐसे ना करें सर, अकाउंट बनवाएं। ओके बच्चों, बना लेते हैं जनरल अकाउंट सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नॉन करेंट एसेट वाला अकाउंट है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फेयर वैल्यू मॉडल पड़ी हुई है, सर दो मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल। ओके सर, कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन होती है, उसमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी होगा। लेकिन सर फेयर वैल्यू मॉडल में नहीं होता। फेयर वैल्यू में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती। फेयर वैल्यू मॉडल में बस फेयर वैल्यू बढ़ गई तो गेन, फेयर वैल्यू कम होगी तो लॉस, और गेन लॉस पीएनएल में, पीएनएल में दैट्स इट। ओके सर, तो क्या करूं क्या अकाउंट बनाऊं?
तो सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वही अकाउंट बनाए जो एक नॉन करेंट एसेट का अकाउंट है। सर नहीं, कैसा सर अकाउंट है वो? सर बीडी इधर आएगा सर, ले जी कैरी डाउन इधर आएगा सर, क्या हो गया सर आपको? डेप्रिसिएशन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो नहीं आएगी, कॉस्ट मॉडल है तो यस आएगी, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। अच्छा सर अगर फेयर वैल्यू लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस एसेट को कम करेगा, तो ये फेयर वैल्यू लॉस मतलब एसेट ड्यूरिंग द ईयर लॉस क्रिएट किया है, पुरानी फेयर वैल्यू से इस दफा फेयर वैल्यू कम हो गई है। ओके सर, अगर कोई डिस्पोजल आ गया तो क्रेडिट पे आएगा। डिस्पोजल की कैरिंग वैल्यू आनी है, कैरिंग वैल्यू कैश प्रोसीड्स लिख देते हैं आप गलती से। यस, ये कॉमन गलती है कि कितने का बिका वो अकाउंट में आता है। ओ भाई, कितने का बिका अकाउंट में नहीं आना, वो तो डेबिट कैश है। एसेट की कैरिंग वैल्यू क्रेडिट हो रही है, वो इधर आनी है। ओके सर, आगे सर कुछ इसके अलावा अडेप्शन अगर कॉस्ट मॉडल हो तो आनी है। सर आगे जी फेयर वैल्यू गेन्स इधर आ जाएंगे सर, अगर ड्यूरिंग द ईयर गेन्स है, और अल्टीमेटली यहाँ पे कैश एडिशंस आ जाएंगे। ये भी हो सकता है आपने उधार पे खरीदी हो, अगर उधार पे खरीदी हो तो क्रेडिट एडिशंस भी इधर आ जाएंगे। एडिशंस मतलब जो एसेट्स इस साल खरीदे हैं, क्रेडिट एक्विजिशंस कह लें, क्रेडिट एडिशंस ये भी इधर आ जाएंगे। तो सर ये काम करना है आप लोगों ने, सर ये काम करना है सर। सर कैश एडिशंस भी इधर आ जाएंगे, अगर क्रेडिट पे हो तो वो भी आ जाएंगे। दैट्स इट, ये काम है सर। सर रेंटल इनकम की क्या स्टोरी है? सर रेंटल इनकम की जो डबल एंट्री होती है वो होती है डेबिट कैश क्रेडिट इनकम। अब मुझे भाइयों इसमें कोई एसेट नहीं है, ये एसेट एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रही है, दैट्स इट। एसेट कोई नहीं बढ़ता कम होता रेंटल इनकम से। रेंटल इनकम एक्स्ट्रा इनकम है जो आपको मिल जाती है, ऐसे करके मिल जाती है साइड पे। प्रॉपर्टी उतने की है जितने की है, ऐसा नहीं है कि रेंटल इनकम मिलेगी तो प्रॉपर्टी कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, प्रॉपर्टी जो पड़ी हुई है वही पड़ी है। तो रेंटल इनकम का एसेट से कोई ताल्लुक नहीं। सर क्यों ताल्लुक नहीं? ओ भाई डबल एंट्री देखो, अकाउंट में जानी है जिस एंट्री में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी। जैसे गेन की एंट्री होगी डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट गेन। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो रही है, मैंने कर दी। कैश पे जब खरीदेंगे तो डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कैश, तो ये देखिए ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दी मैंने। उधार पे खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पेबल क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने डेबिट साइड पे लिख दी। डिस्पोजल की एंट्री डेबिट कैश क्रेडिट एसेट की कैरिंग वैल्यू, तो लिख दिया डिस्पोजल क्रेडिट साइड पे। लॉस की एंट्री लॉस टू एसेट क्रेडिट साइड पे लिखा। और सर जिस एंट्री में एसेट होगा वही इधर आनी है, रेंटल इनकम का क्या ताल्लुक है इससे? ओके सर, फाइन सर, ठीक है, समझ आ गई है सर। ओके सर, आप अकाउंट बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बना के जल्दी से इन्वेस्टमेंट कैश एडिशंस निकाल लेते हैं कि इस दफा कितने खरीदे हैं आप, क्या ख्याल है? और जो भी रेंटल इनकम आपको रिसीव हुई है, रिसीव हुई है, रिसीव हुई है, जो भी रेंटल इनकम रिसीव हुई है वो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले जानी है। नॉन करेंट एसेट की वजह से अगर आपको कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक सर, चला जाएगा सर। सर अकाउंट बनवाए सर। सर अकाउंट बना दें सर, वेट नहीं हो रहा सर हमसे। तो सर ना हो वेट तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं इधर। तो सर ओपनिंग क्लोजिंग इधर से उठा लेते हैं, 11, 20 एंड 1800। तो सर मैं इधर लिख बना लेता हूँ अकाउंट, क्योंकि इधर मुझे अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ओके सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये लें सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओपनिंग बैलेंस कितना था जो मुझे याद आ रहा है, दैट वाज एग्जैक्टली 1120। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस था 1120, ये लें सर। 1120 है बिल्कुल सर। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 1800 सर। एडजस्टमेंट्स क्या है सर ड्यूरिंग द ईयर, अभी पता चल जाती हैं। कौन कहाँ से पता चलेंगी सर? सर अभी देख लेते हैं सर, ये देखें सर। सर अदर इनकम में क्या क्या है? अदर इनकम में वो कह रहा है, इनकम स्टेटमेंट में जो अदर इनकम पड़ी है वो कह रहा है इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू रुपीज 220। सर 220 से इंक्रीज आ गया प्रॉपर्टी में, तो सर प्रॉपर्टी में अगर 220 का इंक्रीज आ गया तो मुझे क्या करना चाहिए? फेयर वैल्यू गेन डेबिट साइड पे लिख देना चाहिए। ये लें फेयर वैल्यू गेन डेबिट साइड पे, कितनी अमाउंट है? 220। डेबिट एसेट क्रेडिट गेन। ओके सर, आगे सर, रेंट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू 184। सर ये रेंटल रिसीव्ड है, रिसीव हुआ है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा, अकाउंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं। कैश टू रेंटल इनकम एंट्री। ओके सर, 184 इन्वेस्टिंग में लेके जाना है, बिल्कुल लेके जाना है, लेके जाना है, यस लेके जाना है भाई, लेके जाना है। ओके सर, इसके अलावा कोई डबल एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेके सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन सारी खत्म। सर दैट्स इट, यस दैट्स इट। ओके सर, यहाँ पे कैश एडिशंस बताएं जरा, बताएं बताएं कैश एडिशंस कितने हैं? तो सर देख लेते हैं कैश एडिशंस कितने हैं सर।
सर यस यू आर राइट, कैश एडिशंस हैं हमारे पास 460। तो यहाँ पे कैश एडिशंस हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले जाएंगे। और मुझे ये भी पता चल गया कि रेंटल इनकम इस पे आ रही है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चली जाएगी। ओके, 416 नेगेटिव और 184 पॉजिटिव, वो पैसा आ रहा है, ये पैसा जा रहा है। ये आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फर्दर खरीदी है। सर ठीक है, ये तो इजी था सर, बिल्कुल इजी था सर, अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो। आगे सर आगे क्या इश्यूज थे सर? सर आगे कोई इशू नहीं है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये दो चीजें लिख लें जरा प्यार से, ताकि टेंशन थोड़ी 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 सी कम हो जाए। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना लेता हूँ, ये लें सर। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जब बनाने का सोचा, क्या क्या सोचा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यस यू आर राइट, ये राइट राइट राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो अभी तक मेरे पास जो आई है, पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई है सर, यस यू आर राइट। तो पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फॉर एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आईपी मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप पूरा लिखेंगे। ले जी, ये 460 आ गया मेरे बच्चों, ये आ गया जी। आगे क्या करना है हम लोगों ने? यस यू आर राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, रेंटल रिसीव्ड जो इनकम है, रेंटल इनकम, इन्हीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को आपने रेंट पे दिया होता है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर रेंटल पर्पस टू अदर्स या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो रेंटल इनकम वाज 184, तो रेंटल इनकम 184 थी, तो ये रेंटल इनकम 184 आ गई। सो दैट्स इट। ओके सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनेगा बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे पहले आप बनाते होते थे बचपन में। ठीक, बिल्कुल ठीक सर। सर इसके अलावा सर इसके अलावा कोई बात है जो इम्पोर्टेंट है? सर कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अलावा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और एक डिस्पोजल का था वो भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अकाउंट फाइनल हो जाएगा। सर प्लीज बना दें सर। अच्छा बना देते हैं सर जी। सर अगर इतने ही तुम लोग हुए हुए हो बड़े शोखे, तो फिर बना देते हैं, ले ली। तो ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट आ गया। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट कैसे आएगा? 7 टू ओपनिंग बैलेंस आ रहा है सर, ये लें सर, 7240, ये लें सर। कैरिड ऑन बैलेंस कितना आ रहा है सर? यू आर राइट, कैरिड ऑन बैलेंस आ रहा है 8555, ये लें सर। ये आ गया 240, क्लोजिंग बैलेंस है 8555 जी। ओके सर। आगे सर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, बिल्कुल हैं सर। सर उसने ना कुछ डेप्रीसिएशंस दी हुई हैं, ये लें 750 डेप्रीसिएशन क्रेडिट साइड पे जाएगा। पीबीटी में ऐड करें, वो डायरेक्ट मेथड है, पीबीटी की तो स्टोरी नहीं है यहाँ पे। तो बस सिर्फ एसेट के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ये डिस्पोजल की एंट्री में एसेट क्रेडिट हुआ है, और ये इम्पेयरमेंट लॉस भी क्रेडिट हुआ है। तो 152, 24 और 750 सारे क्रेडिट साइड पे जा रहे हैं। एक डिस्पोजल है 152 का, 24 का आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस है, और 750 की डेप्रीसिएशन है। 750, 24, 152। तो 152, जी सर, 24 एंड 750, ये लें सर। लें सर, अकाउंट बन गया, ये लें। इम्पेयरमेंट लॉस, यहाँ से कैश एडिशंस निकल आएंगी, इम्पेयरमेंट लॉस एंड दिस इज डिस्पोजल की कैरिंग वैल्यू, ये लें सर। यहाँ पे कैश एडिशंस निकल आएंगे, ये लें। मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं सर। उधार पे को खरीदा हो, सर उधार पे खरीदा होता ना, तो यहाँ पे एक पेबल फॉर नॉन करेंट एसेट आ रहा होता, वहां से ले लेते कि कितने खरीदे हैं और उधार कितना हुआ आप पे। सो दैट्स इट, बिल्कुल जी दैट्स इट। सर ये अमाउंट आ रही है 2240, तो 2241 आ रही है ये कैश की पेड की अमाउंट, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चली जाएगी। ओके सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख दें, बिल्कुल सर। सर और भी कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखना है सर, ये 112 भी लिखना है, ये कैश ये भी तो है ना, एसेट को बेचने से जो आया। तो सर बिल्कुल ठीक है सर, ये ले सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप लोगों ने 112 डिस्पोजल प्रोसीड्स लिखे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के, और क्या लिखा है, और क्या लिखा है, जल्दी बताए ना यार, बताओ 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 क्या है? यस यू आर राइट, डिस्पोजल प्रोसीड्स, और जो अभी एसेट्स आपने बाई किए हैं वो 2241 के हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक्विजिशन जो है, पेमेंट फॉर पीपीई एक्विजिशन, तो वो ये आ गई है सर, ये ले सर। सर ये कहानी थी सर, दैट्स इट सर, इन्वेस्टिंग भी कंप्लीट। सर तो क्या सिखाना चाह रहे हैं आप, क्या रह गया ऐसा? सर कुछ भी नहीं सर, इशू ऑफ शेयर्स कैसे बनाते हैं, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का अकाउंट, और एक लोन की एडजस्टमेंट है जो मैंने सिखानी है। बेसिकली एक लोन की एडजस्टमेंट है जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज जरा देखें कि लोन की क्या स्टोरी है। ओके, इधर से ही पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इधर वापस आते हैं। सर लॉन्ग टर्म लोन में ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी है, और उसमें मिक्स हुआ हुआ इंटरेस्ट पेमेंट के साथ।
तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखें, हमने कहा था लोन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, लॉन्ग टर्म हो वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा, शॉर्ट टर्म हो वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा, इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस भी। तो बाकी तो कोई कहानी नहीं है। तो मिक्स्ड विद इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, वो क्वेश्चन में हुआ है, क्वेश्चन से समझ आएगा। तो सर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट लोन की रीपेमेंट, तो लोन के बैलेंसेस चेक कर लेते हैं और लोन का अकाउंट बना लेते हैं। ओके सर, कर ले चेक सर, इनको जरा रेज कर दें ताकि सिर्फ लोन पे फोकस रहे हमारा। ये ले। ओके सर, सर बताएं सर प्लीज। लोन लोन जी लोन, ये है जी एक लॉन्ग टर्म लोन, ये ले, ये लॉन्ग टर्म लोन। इसी का एक शॉर्ट टर्म पोर्शन भी है, जब थोड़ा थोड़ा करके पे हो रहा होता है ना, तो लोन आने वाले साल में पे होना है वो शॉर्ट टर्म है, जो एक साल के बाद पे होना है वो लॉन्ग टर्म है। तो वो थोड़ा थोड़ा हर जगह पड़ा होता है, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी। इसके अलावा लोन को लेके कोई पंगा है? कोई पंगा नहीं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लोन के ऊपर होता है, वो अलहदा डील होता है, लोन अलहदा। सर अकाउंट बनाए सर। सर बना लेते हैं सर अकाउंट, आप कहते हैं तो बना लेते हैं, आप कहते हैं तो अकाउंट बना लेते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सर बैलेंसेस क्या आ रहे हैं जरा ये देख लीजिएगा, 6523 आ रहा है, 6523। ओके, आगे क्या है सर? उसके बाद, उसके बाद है 6025। तो ये 6523 भी है और 60254 भी है। तो अब मैं लोन का अकाउंट बनाने लगा हूँ, तो मुझे वैल्यूज चाहिए सामने। तो ये लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन की कहानी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अब करना क्या है। मैं अकाउंट बनाने लगा हूँ यहाँ पे, प्लीज जरा देखिएगा आप। लोन का अकाउंट बनने लगा है, ये लें जी लोन का अकाउंट, यहाँ पे जरा विजिबल रहेगा। ये लें सर लोन। अब क्या करें सर? सर लॉन्ग टर्म लोन का ओपनिंग बैलेंस सर, तो ओपनिंग बैलेंस है, ब्रॉड डाउन बैलेंस इधर आ जाएगा सर, ये ले। कितना है सर? 6523। तो 6523 ये आ गया जी, 6523 आ गया, आ गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी? क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आ जाएगा बच्चों, ये ले। पुराने क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, यही होता था बस, बढ़ रहा होता था तो हम कहते थे उधार ले लिया है, पॉजिटिव कर लो, कम हो रहा होता था तो हम कहते थे रीपे हो गया। उसने कहा पुत्र रुको जरा ठहरो। लॉन्ग टर्म में ये, शॉर्ट टर्म में 700 ओपनिंग है, ये इस साइड पे आ जाएगा, ये ले। और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 850 है, तो ये 850 इस साइड पे आ जाएगा। ये भी बैलेंसेस हैं आपके, क्लोजिंग बैलेंसेस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों है। इसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट में भी दोनों अकाउंट्स आ सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, जब आप गवर्नमेंट ग्रांट कितनी रिसीव हुई है वो ढूंढ रहे होंगे, उस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे यार। ओके सर, अब क्या करना चाहिए सर? सर अब क्या हुआ है सर, कहानी खत्म? बिल्कुल जी, अगर कोई लोन के बारे में लोन नोट नहीं है तो इस अकाउंट को बैलेंस करें। इस साइड पे आएगी तो इसका मतलब है ये अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, इसका मतलब आपने पे किया है। इस साइड पे आएगी तो आपने लोन रिसीव किया है, उधार उधार और ले लिया। लेकिन यहाँ पे वो एडजस्टमेंट कह रहा है, एडजस्टमेंट देखिए जरा क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। गौर करना है, गौर करना है। सर वो आपको पता क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा है, इसको रेज करते हैं सर, वो आपको कह रहा है लोन इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1984 मिलियन वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर अगर आपने 1984 टोटल पे किया है तो उसमें इंटरेस्ट भी है, तो सर उसमें इंटरेस्ट भी है, लोन की पेमेंट भी है, तो लोन की पेमेंट कितनी होगी? 1984 में से इंटरेस्ट माइनस कर दो। सर क्यों करना है? और लिखा हुआ है, उसने उसने कहा मैंने लोन की इंस्टॉलमेंट पे की, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, इंटरेस्ट लैदा डील होता है, और जो लोन है वो लैदा डील होता है। ओके सर, तो फिर क्या करूं? 1984 में इंटरेस्ट कितना है मुझे कैसे पता चलेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा? वो आपने इंटरेस्ट का अकाउंट बनाया हुआ है भाई, इंटरेस्ट का अकाउंट बना के वहां से इंटरेस्ट पेड निकाल के बैठे हुए हैं आप। तो 1984 ये है टोटल पेमेंट, और ये देखें ये इंटरेस्ट आपने अकाउंट बनाया नहीं था, ये वाला इंटरेस्ट का अकाउंट। 1185 इसमें क्या है? 1185 ये देखें, इधर भी तो कल लिख लिया था, ये ले, ये इंटरेस्ट शामिल है उसमें। तो मुझे बताएं कि 1185 जब हम लोन में से, लोन की इंस्टॉलमेंट से माइनस करेंगे 885, तो लोन की पेमेंट कितनी बनेगी? 88 ले ये माइनस कर, इसका मतलब है जो बाकी है वो लोन रीपे हुआ है। कितना सर? सर ये 799 बनता है सर, 799 लोन रीपे हुआ है सर इस साल। तो डबल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट लोन क्रेडिट कैश। इसका मतलब है 799 इस अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाना चाहिए। लें जी, ये रीपेमेंट है सर, कितनी रीपेमेंट है बच्चों? 799 की रीपेमेंट। तो 799 की सर ये रीपेमेंट है सर। ओके, फेयर इनफ। अब ये रीपेमेंट किधर जानी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, नेगेटिव।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव। ओके सर फाइन। अब सर अकाउंट बैलेंस तो आ नहीं रहा सर, इधर आ जाएगा लोन रेज्ड। ये लें, आपने कोई और भी लोन रेज किया होगा। ये लें सर लोन रेज्ड। बैलेंस करें सर। बैलेंसिंग अमाउंट देखें, देखें प्लीज देखें जरा, बैलेंसिंग अमाउंट देखें जरा। सर बिल्कुल ठीक है सर, 450 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये ले 450। सो 450 लोन रेज किया, तो ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाने हैं। तो सॉरी फाइनेंसिंग में, तो मैंने यहाँ पे कहीं बनाया हुआ है। सर पार्ट्स में आप क्यों करा रहे हैं, ताकि जरा समझ अच्छी आए। तो ले ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गई हैं फाइनली। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लोन रेज जो किया आपने वो था 450। तो लोन रेज्ड इज 450। तो लोन रेज्ड है 450, ये ले। लोन रेज कितना है 450। अच्छा सर आगे क्या है, सर आगे क्या है, लोन रेज हो गया 450, यस। सर रीपेमेंट भी तो थी 799 की, सर वो भी लिख लें सर। रीपेमेंट ऑफ लोन 799, बिल्कुल ठीक है सर। ये आ गया 799, ये आपका लोन की रीपेमेंट आ गई। ओके सर, फेयर इनफ सर। ठीक है, समझ आ गई सर। आगे बढ़े सर। सर आखिरी चीज जो मैंने सिखानी है वो इशू ऑफ शेयर्स है। इशू ऑफ शेयर्स इंतहाई आसान है। डिविडेंड पेड आपको पता है कि आपको कहाँ से निकलना है, रिटेन अर्निंग के अकाउंट से। वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये दो चीजें कैलकुलेट करते हैं और दैट्स इट, कहानी खत्म। ओके सर, कैलकुलेट कर दें सर। चलें जल्दी से सर। सर आप जरा खुद नहीं कैलकुलेट करते, खुद कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कर लें जरा। वीडियो को पॉज करें और खुद कैलकुलेट करें, और फिर देखें जरा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके बच्चों, शेयर कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, ये ओपनिंग आ गए और ये क्लोजिंग आ गए, ये लें। तो ये ओपनिंग इस साइड पे आ जाएंगे दोनों, और क्लोजिंग इस साइड पे आ जाएंगे। कोई बोनस इशू की बात नहीं हो रही ड्यूरिंग द ईयर। इसके अलावा कोई शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में मूवमेंट नहीं, वो सिर्फ ये कह रहा है कि राइट इशू हुआ हुआ है, वो इधर से निकल आएगा। कितना पैसा आया वो इधर से निकल आएगा, दैट्स इट सर। सर बिल्कुल ठीक सर, 3450 ओपनिंग है, 3450 है, ये 9 नहीं है। 1240 ये आ गया। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपके पास 64650 एंड 1600। ले ली, यहाँ पे आ जाएंगे कितने पैसे इस दफा रेज किए आपने थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। तो ये 1560 आ रहे हैं सर, 1560। ये ले ली, ये कैश रिसीव हुआ आपको। कहाँ जाना है, फाइनेंसिंग में। सर रिटेन अर्निंग का अकाउंट सर, रिटेन अर्निंग का अकाउंट, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सर रिटेन अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस है 2018 में। सर देखें, नॉर्मल बैलेंस होता है रिटेन अर्निंग का क्रेडिट बैलेंस, ये नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उल्टा हो गया। तो सर ये ब्रॉड डाउन बैलेंस है सर। सर हमने पढ़ा था रिटेन अर्निंग नेगेटिव भी हो सकती है, शुरू शुरू में लॉसेस आ रहे होते हैं। ओके सर, कितनी अमाउंट है सर, 655। ये ले सर 655 इस साइड पे आ गया। सर क्लोजिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग का पॉजिटिव है, देखें जरा 1652, तो क्लोजिंग बैलेंस भी इस साइड पे आ गया। सर ऐसा हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग एक साइड पे आ जाए, जी सर अब आप बड़े हो गए हैं तो हो सकता है, अभी नहीं हुआ, रिटेन अर्निंग में देख लें। ओके सर ठीक है। कितना आ रहा है जी, 1652। तो लें जी 1652, ये पॉजिटिव था तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस अपोजिट साइड पे लिखा जाता है। ओपनिंग लेवल आपके पास जो था वो डेबिट बैलेंस था, तो नेगेटिव था, तो ये आ गया। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इधर आता है, सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इधर आता है जी। इसके अलावा तो इसमें कोई चेंज ही नहीं है रिटेन अर्निंग में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाओ जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये अमाउंट है जी 3507। तो 3507 आप इधर लिख देंगे, किधर गया किधर गया किधर गया, 3507 इधर आ जाएगा सर। ये लें सर, 3507 इधर आ गया। अब मुझे बताएं बच्चों, डिविडेंड पेड कितना है। तो सर डिविडेंड पेड आ गया, यस यू आर राइट, इधर आएगा डिविडेंड पेड। और ये डिविडेंड पेड है 1200, ये भी फाइनेंसिंग में चला जाएगा। सर ये था क्वेश्चन सर, ये दोनों उठाएं, फाइनेंसिंग में लिखें, और क्वेश्चन हो गया फाइनल। आंसर आप देख सकते हैं, आंसर बाकी सारे मिलते जुलते हैं। इस क्वेश्चन को हमने समराइज करके तसल्ली से सेपरेटली सेपरेटली सीखा, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा था। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि सिर्फ आपने कैश या कैश इक्विवेलेंट इकट्ठा करना हो। तो 1200 सर डिविडेंड पेड था आप लोगों का, और इशू ऑफ शेयर से जो कैश रेज हुआ था दैट वाज 1560, ये ले सर। ये कहानी है सर। अब ओपनिंग क्लोजिंग लिखने वाला रह गया है, वो आप लोग इतने काबिल हो ही चुके हैं अब तक
क्या वो लिख लेंगे? डिविडेंड पेड एंड इशू ऑफ शेयर्स से जो कैश आया, इशू ऑफ शेयर्स से कैश रिसीव हुआ है, ये लें सर। दैट्स इट सर। थैंक यू सो मच गाइस। स्टे ब्लेस्ड, कीप वर्किंग हार्ड, और अल्लाह बेहतर करेगा। विश यू बेस्ट लक। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।